पहला हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए हमने। और फिर हमने इसी में एक और टाइप की रिएक्शंस पढ़ी जिसका नाम क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा था ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए थे। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर वाला एग्जांपल था, इसके अलावा रेस्पिरेशन भी इसी का एग्जांपल है, और डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल है। ठीक है, अब आता है कॉम्बिनेशन का जो बिल्कुल अपोजिट है, उसका नाम क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के अपोजिट होने का मतलब है कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ती हैं, डीकंपोजिशन में चीजें यानी कि सब्सटेंसेस टूट जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं। अब कोई चीज अपने आप तो टूट नहीं जाएगी, है ना भाई, ये चेयर रखी है, ये अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगी, इसको तोड़ने के लिए मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, एनर्जी हम दे सकते हैं बच्चों हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में। तो अगर हमें किसी सब्सटेंस को तोड़ना है तो हमें उस सब्सटेंस को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ये किस किस को क्लियर है बात। तो डीकंपोजिशन हमारे पास तीन तरह की हो गई, जिसमें हम रिएक्शन में हीट की फॉर्म में एनर्जी देंगे, वो हो जाएगी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे वो हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और जिसमें लाइट की फॉर्म में देंगे उसका क्या नाम होता है, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। एनी डाउट एनीवन टिल नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर। फिर इसके बाद एनसीईआरटी में खोल लेंगे इस टॉपिक को और वहीं से डिस्कस। पोजिशन रिएक्शन पेज नंबर 8 पर है हम। पेज नंबर 8 पर सबसे पहले जो एक्टिविटी 1.5 दी गई है, इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल है जिसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए गए हैं। तो मैंने आपको बता रखा है फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, उनका ओरिजिनल कलर कैसा रहता है, ग्रीन। फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला FeSO4 है, क्योंकि उसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं, इसी वजह से उसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं बच्चों, हीट का सिंबल ये डेल्टा होता है, ट्राइंगल जैसा जो सिंबल होता है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं इसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, FeSO4 अलग हो जाता है और 7H2O अलग हो जाता है। ये 7H2O कहाँ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। हीट कर रहे हैं ना तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ FeSO4 कौन से कलर का होता है, तो FeSO4 का ओरिजिनल कलर व्हाइट है, लेकिन हमें वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में किस कलर का देखने को मिलता है, क्योंकि उसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं। इन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम क्या बोलते थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते थे, क्या वर्ड यूज करते थे, वाटर ऑफ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते थे, इन्हीं की वजह से इनका कलर कैसा था, ग्रीन था। अदरवाइज जब इनमें से ये हट जाएंगे तो इनका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। फिर अगर मैं फेरस सल्फेट के जो ये क्रिस्टल्स बचे हैं व्हाइट कलर के, अगर मैं इनको फर्दर हीट करता हूं तो ये और ज्यादा टूट जाएंगे, डीकंपोज हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो Fe2O3 बना है ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, जो कि किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है ये। अब जो एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शंस हमें गिवन है वो इसलिए गिवन है क्योंकि वो पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगर यहाँ पर कलर चेंज लिखा हुआ है कि वो व्हाइट से रेडिश ब्राउन हो रहा है तो ये कलर चेंज आपसे पूछा जा सकता है। अगर एनसीईआरटी में गिवन है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसेज हैं ये सफोकेटिंग गैसेज हैं, इनसे सफोकेशन प्रोड्यूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सब चीजें मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नोट्स लेकर बैठना है। मंडे से मैं विदाउट नोट्स किसी को एंट्री नहीं दूंगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया या किसी भी वजह से आपके नोट्स इनकम्प्लीट हैं, तो उन्हें पूरे करो, आइदर फोटो स्टेट कराओ एज योर विश, लेकिन मुझे नोट्स चाहिए मंडे से सबके पास, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल हो गया जिसमें हमने किसको डिकम्पोज किया बच्चों, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को डिकम्पोज किया है।
ये रिएक्शन हो गई फेरस सल्फेट वाली। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसका पहला क्वेश्चन ये आएगा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन। क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होते हैं। फिर अगर उनको हम ईट करके इवेपोरेट करा देते हैं तो कैसा कलर आता है उसका? व्हाइट। ये किस को समझ है? फिर वो पूछते हैं, नैतिक का ध्यान यही है, फिर वो पूछते हैं कि अगर मैं फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करूं तो अब उसका कलर कैसा आएगा और क्यों? तो वो अब और डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में, और अब फेरिक ऑक्साइड का कलर आएगा बच्चों रेडिश ब्राउन। कैसा कलर आएगा? पूछते हैं कि कौन सी सफोकेटिंग गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं साथ में? सल्फर डाइऑक्साइड और, तो ये सारी चीजें आपसे इन रिएक्शंस के बारे में पूछी जा सकती हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। इसमें आपने एनर्जी किस फॉर्म में दी है? हीट की फॉर्म में। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा कहलाएगा ये? इसके अलावा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये है CaCO3। CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी यही होता है, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है, मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, एग शेल का फॉर्मूला भी यही होता है। ऊपर मार्जिन में लिख लो जल्दी से। चौक, एग शेल, मार्बल, लाइमस्टोन। चौक, एगशेल, मार्बल, लाइमस्टोन। चौक, एगशेल, मार्बल, लाइमस्टोन। एगशेल मतलब जो अंडे का छिलका होता है ऊपर वाला। इनका सबका फॉर्मूला लिख लो CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है CaO। CaO तो हमें पता है, हमने कल भी पढ़ा था। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या नाम होता है इसका? और क्या बनती है? कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाती है, क्या बचता है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। और क्विकलाइम के बारे में देखो एक खास बात लिखी हुई है यहाँ पर जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। इट हैज मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, अभी करेंगे हम क्वेश्चन बैंक से, जिसमें इस तरह की चीजें लिखी रहती हैं कि एक कार्बोनेट का वो लिया आपने कंपाउंड, उसको क्या किया आपने? हीट किया, एक नया सब्सटेंस बना X जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और साथ में एक गैस बनी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई टेस्ट लिख देंगे कि जो साथ में गैस बनी उसे लाइम वाटर से पास कराया गया और उसने लाइम वाटर को क्या कर दिया? मिल्की। याद है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट था ये, अभी आगे पढ़ेंगे भी इसके टेस्ट को दोबारा से। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ सब्सटेंस कौन सा बना और गैस कौन सी बनी। तो ये आपको याद रखना है कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो मेन सब्सटेंस है वो कौन है? क्विकलाइम। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। किस किस को समझ आ रहा है? इस रिएक्शन में भी आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की है बच्चों वो किस फॉर्म में की है? हीट की फॉर्म में की है। इसी वजह से हम इसको भी क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका लेड नाइट्रेट वाला, जो बार बार हर बार सभी स्कूल्स में भी पूछा गया है और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, वो है लेड नाइट्रेट वाला। जरा इसको इस एक्टिविटी के डायग्राम से देखो जरा। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले रखा है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला एक साथ बोलो। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम उसको हीट करेंगे डिकम्पोजिशन होगा, वो बनाएगा लेड ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी और एक और गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खास बात यह है कि इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। इसका जो धुआं होता है वो कौन से कलर का होता है? ये जो ब्राउन कलर का आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये जानबूझ के बनाया गया है क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे फ्यूम्स देती है? ब्राउन। तो देखो इसकी रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से आपको बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए रिएक्शन। लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला क्या था? जब उसको हीट किया जाता है, हीट लिखने की बजाय हम डेल्टा सिंबल भी बना सकते हैं, तो वो हमें क्या देता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में कौन सी गैस? ये किस किस को समझ आओ? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खास बात, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खास बात, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है, अभी तक भी काफी सारे स्कूल्स में पूछा गया होगा। फिर ये तीनों रिएक्शंस जो अभी मैंने पढ़ी, पहली कौन सी थी? फेरस सल्फेट। दूसरी कौन सी थी? कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरी कौन सी है? लेड नाइट्रेट। पहली थी फेरस सल्फेट, दूसरी, तीसरी, याद करते रहो, बोलते रहो तभी याद होगा। पहली थी
दूसरी थी, तीसरी थी। इन तीनों में हमने डिकम्पोजिशन किया है, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में दी है, इसलिए तीनों किसके एग्जांपल्स होंगे। फिर हमारे पास एक एक्टिविटी आती है, इस एक्टिविटी के सेटअप में हम एक मग लेते हैं, नीचे 2 होल्स करते हैं, उनमें रबड़ स्टॉपर लगाकर उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। पॉजिटिव वाला एनोड होता है, नेगेटिव वाला। इसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक बता रखी है, क्या है, पैनिक वर्ड से। क्या वर्ड थे ट्रिक के लिए, पैनिक। पैनिक में पीए से है, पॉजिटिव इज एनोड, और एनआईसी के लिए क्या है, नेगेटिव इज कैथोड। तो इसमें बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड। तो पैनिक वर्ड से याद रख लो, पॉजिटिव इज एनोड और नेगेटिव इज कैथोड। तो बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ी हुई है वो एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो कैथोड। फिर आपने इसमें पानी भर लिया मग में, ठीक है, और मग में पानी भरने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। दैट मीन्स यू आर गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाटर। का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ही आप H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। अब वो तो गैसेज है, वो तो ऊपर कहीं भी जा सकती है, कौन कौन एग्री करता है इस बात से। तो इसलिए हमने टेस्ट ट्यूब रख दी, इन्वर्ट करके, उल्टा करके क्या रख दिया, ताकि वो गैसेस इधर उधर कहीं ना जाएं और कहां कलेक्ट हो जाएं, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएं। ये किस किस को समझ आ रही बात, आर्यन पाल क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट की रोड क्यों ली है, गुड कंडक्टर है, नो डाउट कार्बन से बना है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर और ज्यादा फोकस के साथ देखेंगे तो इस एक्टिविटी में वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से वाटर 2 पार्ट्स में टूट गया, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। वो गैसेस हैं, गैसेस इधर उधर ना जाएं, इसलिए हमने टेस्ट ट्यूब्स लगा रखी हैं। एक टेस्ट ट्यूब में बच्चों ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई है। जरा ध्यान दो और बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा हुई है या हाइड्रोजन, कौन सी ज्यादा हुई है, ऑक्सीजन सिर्फ इतने से पार्ट में आई है, हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल है। तो पेपर में इसके ऊपर इस एक्टिविटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, ये पूरी एक्टिविटी क्या कहलाती है, पूरी एक्टिविटी क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में एक गैस ज्यादा निकलती है और एक गैस कम, जस्ट डबल हो जाती है, ऐसा क्यों। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम्स के साथ जुड़ा होता है। तो जब वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन का एक एटम निकलेगा, इतनी देर में हाइड्रोजन के कितने एटम निकल जाएंगे, तो ऑक्सीजन का एक एटम निकलेगा, हाइड्रोजन के, तो कौन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन का अमाउंट, देखो ये हाइड्रोजन गैस लिखी हुई है इस पर, हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल होता है, बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का जो फॉर्मूला है उसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। इसीलिए जब वो टूटता है, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स निकलते हैं और ऑक्सीजन का 1। इसी वजह से हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है वो डबल होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। ये किस किस को क्लियर है, ऊंचा सा हाथ उठाओ प्लीज अगर क्लियर है तो, एक्टिव होकर बैठे क्लास में। एक क्वेश्चन तो ये आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन से उस पर कौन सी गैस बनेगी, तो ये आपको याद रखना है, एनोड पर, कैथोड पर, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है, इस एक्टिविटी को करते हुए ना हमने इसमें एसिड डाला था थोड़ा सा, पानी में क्या डालते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालते हैं, इसलिए इस वाटर को बोलते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर। ये वाटर क्या कहलाता है, एसिड्यूलेटेड वाटर। तो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं क्यों एसिड क्यों डाला, क्योंकि नॉर्मल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से कंडक्ट नहीं करता, कंडक्शन ज्यादा हो सके इसलिए हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं उसमें, एसिड, थोड़ा सा क्या डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। याद करो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा हुआ है, एसिड्स क्या बनाते हैं, आयंस। क्या बनाते हैं एसिड्स, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा एसिड डालूंगा इसमें आयंस आ जाएंगे और आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। तो 3 क्वेश्चन हो गए। पहला था कि कौन सी गैस डबल और क्यों, ये समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी गैस कहां पर बन रही है, ऑक्सीजन एनोड, हाइड्रोजन
कैथोड पर बन रही है। तीसरा क्वेश्चन, एसिड क्यों डाला? एसिड इसलिए डाला ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा और जल्दी कंडक्ट हो सके। किस चीज को क्लियर है? एनी डाउट? एक और क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, बहुत रेयर, कि ज्यादा एसिड डाल देंगे तो क्या होगा? ज्यादा एसिड डाल देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, फिर वो एसिड को डिकम्पोज करने लग जाएगा। ठीक है, तो जो हम चाह रहे हैं वो एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। यहां तक क्लियर है?